Now second topic is आपके पास वही इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकेंगे, फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आपके पास ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखने वाला पार्ट हम देख लिए। अब अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज होगा तो उसकी वजह से आप फ्लक्स कैसे निकालेंगे ना। पॉइंट चार्ज आपके पास तीन तरीके से हो सकता है। चार्ज प्लेस्ड inside a closed surface, charge outside a closed surface, एंड लास्ट आपके पास है चार्ज placed near an open surface। ओपन सरफेस वाला पार्ट हम लोग डायरेक्टली नहीं देखेंगे, ये हमारे पास आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ 12th सिलेबस। हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे, यही दोनों पार्ट देखेंगे, राइट। सिर्फ यही दोनों पार्ट देखेंगे। आउट ऑफ 12th सिलेबस है ओपन सरफेस वाला। अगर कोई भी पॉइंट चार्ज ओपन सरफेस के सामने भी आता है तो हम उसको क्लोज सरफेस में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको समझाऊंगा, पर ओपन सरफेस वाला हमारा 12th सिलेबस से आउट ऑफ है, वो मैं आपको कॉम्पिटिटिव सेक्शन में एक क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा। सो लेट्स सी। Charge placed, flux due to charge placed inside a closed surface। अगर आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, एक Q, इनसाइड एन आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी सरफेस है, कहीं पर भी रखा हुआ है, डोंट केयर अबाउट दिस। ये 3 डायमेंशनल सरफेस है और 3 डायमेंशनल सरफेस के अंदर में एक चार्ज रखा हुआ है। इसको 2D मत समझिएगा, हम इसको 3 डायमेंशनल आर्बिट्रेरी शेप का एक ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं। कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर मैंने एक चार्ज प्लेस किया है, राइट। जब चार्ज इसके अंदर प्लेस किया है बच्चों, तो आपको पता है फील्ड लाइंस हर जगह से क्रॉस करेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज की और पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउट ऑफ द इसमें फील्ड लाइंस जाएगा, आउट ऑफ द सरफेस फील्ड लाइंस जाएगा, इस तरीके से, राइट। किस जगह से, किसी जगह से ज़्यादा फील्ड लाइंस जाएगा, किसी जगह से कम फील्ड लाइंस जाएगा, बिकॉज जो पास में होगा, जैसे इधर फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी दूर वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी कम होगी दूर वाले पार्ट में, और पास वाले पार्ट में फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से एक चार्ज ऑब्जेक्ट रहेगा ना। इसी आर्बिट्रेरी चार्ज ऑब्जेक्ट में मेरे को टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस निकालना है, तो ये क्लोज सरफेस है, राइट। और एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q। अब आप जानते हैं फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज़ नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म तो नहीं है, यूनिफॉर्म मतलब आपके पास पैरेलल होता, इज़ नॉन यूनिफॉर्म, पैरेलल नहीं है।
तो नॉन यूनिफॉर्म ही है। अब नॉन यूनिफॉर्म के लिए मैंने आपको अभी भी बताया, फ्लक्स इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ऐसा ही हम लोगों ने देखा है, पूरा स्टोरी बताया था आपको। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया सिलेक्ट करता हूँ। 3 डायमेंशनल एरिया है आपके पास। छोटा सा एरिया सेलेक्ट किया मैंने, ये रहा आपके पास एरिया वेक्टर। छोटा सा एरिया सेलेक्ट किया है भाई अपन ने, ये आपके पास एरिया वेक्टर है, राइट। जब ये आपके पास एरिया वेक्टर है, हम यहाँ पर फील्ड निकालें। फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक लाइन ज्वाइन करते हैं और यहाँ फील्ड लिखते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। कोई सर्टेन डिस्टेंस पे होगी, r डिस्टेंस पे होगी, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। This 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, राइट। सो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई एट दिस एरिया। नाउ अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, ये कौन बन गया। मैंने इसको ज्वाइन क्यों किया मैं आपको बता दूंगा, आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा, आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा। मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया है, जब इसको ऐसे ज्वाइन किया ये कोण बन गया है, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, दिस एंगल, नाउ दिस विल बी अ सॉलिड एंगल। जो आपको बताया था कोण के ऊपर में जो एंगल बनेगा सॉलिड एंगल बनेगा। और ये बताने का बस एक ही रीज़न है कि यहाँ पर जो डी ए वेक्टर है, इसको मैं आराम से लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। ये आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, बस यही रीज़न है, इसलिए मैंने ये लिखा है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स आता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर डी ओमेगा। आपके पास ये वाला पार्ट कट जाता है। आंसर क्या होता है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। ये आपके पास टोटल फ्लक्स आता है। अब आपको ये बात समझना है कि ये डी ओमेगा क्या होगा। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन आप कहाँ से कहाँ तक करेंगे, क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है, बिकॉज इट इज़ ए क्लोज्ड सरफेस। आप कोई पर भी दूसरा एरिया भी उठा लीजिए, यहाँ पर आप दूसरा एरिया उठाएं, राइट, इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर डी ओमेगा बना। तीसरा एरिया उठाए यहाँ पे, फिर इसको भी ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर डी ओमेगा बनेगा। अगर आप ध्यान दें, अगर सबको अगर ज्वाइन कर देते सब एरिया को, इधर एक स्पीयर बनता है, अ स्पीयर। क्योंकि सब एरिया को आप ज्वाइन कर रहे हैं, सब छोटे छोटे एरिया को आप ज्वाइन कर रहे हैं, सेंटर में तो क्या बनेगा, अ स्पीयर is formed at the center, राइट। आप कोई भी इसको ज्वाइन करके देख लो, कोई भी क्लोज सरफेस एरिया, खाली ये नहीं, कोई भी क्लोज सरफेस एरिया हर एंगल से, हर जगह से सेंटर पे जो आपके पास एंगल बनाएगा, कोई भी आपके पास क्लोज सरफेस एरिया, खाली यही नहीं, क्यूब के बारे में बता रहे हैं, तो हर एक पॉइंट से ज्वाइन करो, सेंटर में क्या बन जाएगा, स्पीयर ही तो बन जाएगा, राइट। तो आपके पास यहाँ पर एक, और स्पीयर का जो
एंगल होता है, मैंने आपको बताया था, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय स्पीयर इज 4 पाई। ये मैंने आपको बता दिया था। एक स्पीयर सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा जिसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई होती है। और आप ये सारे के सारे सॉलिड एंगल को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 4 पाई। सो व्हाट आंसर यू विल गेट, q इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा है, लिमिट 0 से 4 पाई। सो आप 4 पाई 0 से 4 पाई लिमिट रखेंगे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई कैंसल आउट हो गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अगर आपके पास एक चार्ज अगर कहाँ रहेगा, एक क्लोज्ड कंडक्टिंग या क्लोज्ड सरफेस के अंदर रहेगा। ना यहाँ पर तो मैंने आपको एक चार्ज की वजह से जो अंदर रखा हुआ है उसकी वजह से फ्लक्स निकाल के बता दिया। अब याद रहे मैं आपको बता रहा हूँ फ्लक्स ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस, राइट। और अगर आप बोलेंगे सर अगर मोर देन 1 चार्ज हुआ इसी सरफेस के अंदर, तब आपके पास क्या स्टोरी होगी। अपने पास अगर मोर देन 1 चार्ज होता है इसके अंदर, मान के चलो अंदर के बारे में ही बात कर रहा हूँ, इधर Q1, इधर Q2, Q3 एंड Q4, राइट। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स लोकेशन। इस केस में टोटल फ्लक्स नहीं, फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस केस में इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स लोकेशन। बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा कि कहाँ पर लोकेटेड है। अगर अंदर में लोकेटेड है तो अंदर में कहीं पर भी लोकेटेड हो, डज नॉट मैटर, राइट। अब आपके पास यहाँ पर एक चार्ज की वजह से फ्लक्स आ रहा है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपके पास यहाँ पर अंदर में कितना चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Q4। तो यहाँ पर फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो आएगा, फ्लक्स ड्यू टू Q1 इज Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सबकी वजह से आ जाएगा, प्लस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या मैं टोटल ऐसा लिख दूँ Q इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। This is the total flux due to a point charge, due to many point charges inside a closed surface, not outside. It is inside a closed surface. अगर कोई भी closed surface में इतने 4 चार्जेस हैं या जितने भी चार्जेस हैं, बस उनको ऐड कर दो, राइट। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फ्लक्स, ये जो टोटल फ्लक्स के बारे में बता देंगे, राइट। अब जैसे कि आपको यहाँ पर पता है फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या फ्लक्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा या चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा? यस। इफ़ यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट नोट पॉइंट, इफ़ Q इज़ पॉजिटिव, phi is positive, and if Q is negative, phi is negative। इस टर्म का मतलब आपको समझाता हूँ। फ्लक्स नेगेटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब होता है फील्ड लाइंस मूविंग आउट ऑफ द सरफेस, यही तो मतलब होता है। बाहर जाने के लिए फ्लक्स पॉजिटिव, हम लोगों ने अभी तक जितना एग्जांपल लिया वही तो लिया है। और फ्लक्स नेगेटिव का मतलब होता है फील्ड लाइंस गोइंग इनटू द सरफेस। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है सारी की सारी फील्ड लाइंस बाहर ही जाएगी, कोई भी फील्ड लाइंस अंदर नहीं आएगी। एक सिमुलेशन से हम ये वाला पार्ट देखते हैं।
यहाँ पर आपके पास एक सिमुलेशन है, यहाँ पर मैंने क्या किया, स्पेरिकल सरफेस लिया है, राइट। देखो, और यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है बीच में, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है इस केस में। तो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अंदर में कहीं पर भी है, ये जो आपके पास अंदर वाली जगह है यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज कहीं पर भी है। आप कहीं पर भी देख लो, ये अंदर वाली जगह स्फीयर के अंदर है, बाहर वाली जगह नहीं है। अब जब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बाहर आके देखते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज खाली फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, पर सभी सरफेस से फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है। आप ये वाला सिचुएशन देख सकते हैं, आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं, हर जगह से फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, राइट। हर जगह से फील्ड लाइंस आपके पास बाहर की तरफ जा रही है। तो दैट्स वाई आपके पास यहाँ पर जो फ्लक्स आता है वो सिर्फ अंदर के एक चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे चार्जेस के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है, सिर्फ एक ही चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब बाहर के कोई चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ अंदर के चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ से फ्लक्स क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। अब अंदर की तरफ भी आ सकता है, अगर ये वाला चार्ज क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्यों? फील्ड तो टुवर्ड्स अंदर की तरफ ही होगी, फील्ड का डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ है। अगर नेगेटिव चार्ज हो जाता, तो यहाँ पर ये तो पॉजिटिव चार्ज का ही बताया है, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो आपके पास क्या आता, फील्ड कहाँ आती, अंदर की तरफ आ जाती। अगर चार्ज कैसा हो जाता आपके पास, नेगेटिव हो जाता, तो फील्ड अंदर की तरफ हो जाती, तो आपके पास क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। तो नेगेटिव फ्लक्स मतलब अंदर में आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज अगर आपके पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता अंदर में, कोई भी जगह में मान के चलो आपके पास नेगेटिव चार्ज है, आपके पास ये सरफेस है, आपके पास यहाँ पर अंदर में नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, तो फील्ड लाइन अब बाहर नहीं जाती, फील्ड लाइन कहाँ आती, अंदर की तरफ आती। और जब भी कोई फील्ड लाइंस अंदर के एक सरफेस से अंदर की तरफ आती है, हम लोग उसका फ्लक्स को क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, बिकॉज एंगल 180 डिग्री हो जाएगा अंदर अगर फील्ड लाइंस आएगी तो, इसलिए उसका फ्लक्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, नेगेटिव बोल देते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी है और याद रखनी है। अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है तो फ्लक्स वो पॉइंट चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स आपके पास नेट पॉइंट चार्ज अंदर द सरफेस एनक्लोज द सरफेस इज़ पॉजिटिव, तो आपके पास फ्लक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और नेट पॉइंट चार्ज अंदर नेगेटिव है तो टोटल फ्लक्स आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज क्यू इंटरनल है। यहाँ पर अगर Q2 नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लगाना है, Q3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाना है। अगर मान के चलो आपके पास यहाँ पर -Q5 चार्ज होता तो आप यहाँ पर क्या लिखते पता है, -Q5/ε0 नेट चार्ज लिखते हैं। जैसा चार्ज का नेचर है वही चार्ज यूज़ करना है आपको, राइट। तो ये था बिकॉज फ्लक्स ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस। नो, अगर आपके पास वही चार्ज पार्टिकल आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस होता, फ्लक्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड outside the closed surface, वही स्टोरी है। आपके पास यहाँ पर कोई भी एक सरफेस बना लिया, राइट, और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ बाहर रख दिया। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख लो चाहे नेगेटिव रख लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी ही फील्ड लाइंस क्या कर रही है, सरफेस से एग्जिट कर रही है। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग अ क्लोज्ड सरफेस, इस केस में इज इक्वल टू number of field lines
exiting a surface. अगर अंदर में कोई चार्ज नहीं है, तो अगर आप बोलेंगे सर यहाँ से फील्ड लाइन से, सर क्या यहाँ पर ऐसे फील्ड लाइन आके, ये वाली फील्ड लाइन आके ऐसे रुक नहीं सकती? नहीं, आपको ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी ऑफ ए फील्ड लाइन में बताया गया है। प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइन में ये बताया गया, फील्ड लाइन्स आर नॉट डिसकंटिन्यूस, ऐसे बीच में डिसकंटिन्यूस होकर रुक नहीं सकती। इट हैज़ टू मूव अलोंग, मतलब जितनी एंटर करेगी उतनी एग्जिट करेगी। एंड फ्लक्स इज अबाउट नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग ए क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जितनी एंटर कर रही है उतनी एग्जिट कर रही है, व्हिच इम्प्लाइज फ्लक्स एंटरिंग इक्वल्स फ्लक्स एग्जिटिंग। तो टोटल फ्लक्स क्या बोलेंगे? ज़ीरो बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ टोटल फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, या एक पॉइंट चार्ज हो चाहे जितने भी पॉइंट चार्जेस हो, डज नॉट मैटर, प्लेस्ड outside a closed surface equals 0 हमेशा। तो जब ये दोनों चीज़ों को कंबाइन किया गया, यही दोनों चीज़ों को जब हम लोग कंबाइन किए तो हमारे पास एक लॉ आता है, दैट इज़ गॉस लॉ। यही दोनों चीज़ों को कंबाइन करके, सिर्फ एक का नहीं, दोनों को कंबाइन करके, ये वाला इनसाइड एंड आउटसाइड को कंबाइन करके अपने पास एक लॉ आता है, दैट इज़ गॉस लॉ, या हम इसको थ्योरम बोलते हैं। बेसिकली मैं तो थ्योरम बोलता हूँ, वर्ड्स में डिफरेंस है। लॉ हम उसको बोलते हैं जिसका प्रूफ नहीं होता है, जो हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है, जैसे न्यूटन्स लॉज, राइट। इसको हमको सीधा सीधा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको मैं बता नहीं सकता कि क्यों होगा, कहाँ से, उसका कोई प्रूफ्स नहीं है। पर गॉस लॉ का, इसको थ्योरम का प्रूफ है, इसलिए हम इसको थ्योरम बोलते हैं, थ्योरम जिनका प्रूफ होता है। सो लेट इट बी, जैसा है हम वो वाला देख लेते हैं, गॉस लॉ। सो गॉस लॉ, और बेसिकली हम लोग इसको थ्योरम ही बोलेंगे, राइट। तो इट स्टेट्स दैट total flux through a closed surface, ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओपन सरफेस के लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्लोज्ड सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज it states that the total flux through a closed surface is total charge enclosed by that surface divided by एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास गॉस लॉ होता है। इसका मैथमेटिकली आपको दिखा देता हूँ, इसको कैसे दिखाया जाता है। मैथमेटिकली ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्योंकि टोटल फ्लक्स लिख रहे हैं क्लोज्ड सरफेस, इक्वल्स क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको इसमें हर टर्म का मतलब बताऊंगा, समझना। यहाँ पर मैं कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस ले रहा हूँ, राइट, दिस इज़ एन आर्बिट्रेरी सरफेस। तो यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं, अंदर में कुछ चार्जेस हैं Q1 माइनस Q2 Q3, राइट, माइनस Q4 बाहर है, Q5, ऐसे आपके पास टोटल 5 चार्जेस है, राइट। मैं यहाँ पर कोई भी एरिया, जब सबसे पहले ये इंटीग्रल आपको समझाता हूँ, इस इंटीग्रल का मतलब क्या है।
अगर मैं यहाँ पर कोई भी एरिया चूज़ करता हूँ जिसके थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से लिखूँगा। ये पॉइंट पे सबसे पहले इसको ज्वाइन किया, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3, फिर इसको ज्वाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4। नाउ इसको ज्वाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। इनफैक्ट ऐसा मत बोलना कि सर इनको ही ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। अच्छा, ये 4 का डायरेक्शन मैं थोड़ा सा गलत दे दिया। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4। ये इन 2 होगा 2 का, सॉरी। अच्छा, 4 के लिए आप 4 का भी लिख सकते हैं, 4 का भी कोई इशू नहीं है, 4 का भी लिखेंगे, नेगेटिव है। दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 एंड 5 के लिए भी लिखेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 5, राइट। तो यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड and outside the conductor। वो अलग बात है कि बिकॉज ऑफ Q4 कोई फ्लक्स नहीं आ रहा है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ, यहाँ पर तो फ्लक्स तो सिर्फ क्यों इंटरनल अपन एक्सटर्नल नॉट लिख रहे हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की वजह से क्यों लिख रहे हैं। द ओनली रीज़न इज़ दैट इस रीजन में जितना फ्लक्स आ रहा है दैट इज़ कैंसल्ड आउट बाय सम अदर रीजन, इसलिए बिकॉज ऑफ Q4 0 हो जा रहा है। बट ये पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या Q4 इफेक्ट नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। Q5 भी इस पॉइंट पे इफेक्ट करेगा। मतलब कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द कंडक्टर, बट टोटल फ्लक्स is due to charges present inside the conductor only या inside the object only। कंडक्टर लिख गया, इसको ऑब्जेक्ट लिख दो। क्यों? बिकॉज जो चार्जेस बाहर की तरफ है उनकी वजह से टोटल फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। टोटल फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, कोई पॉइंट पे फ्लक्स ज़ीरो नहीं होगा, राइट। बिकॉज टोटल फ्लक्स ड्यू टू Q4 माइनस Q4 इक्वल्स ज़ीरो। ऐसा इसलिए जितना फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है उतना फील्ड लाइंस एग्जिट कर रहा है Q4 के लिए। सेम इज द स्टोरी ऑफ Q5, राइट। एंड सेकेंड, टोटल फ्लक्स ड्यू टू Q5 इज ऑल्सो इक्वल ज़ीरो। हम वही E.dA करके कैलकुलेट करेंगे बच्चों, वही E.dA करके कैलकुलेट करेंगे आउटर सरफेस का। उसकी वजह से आपके पास फ्लक्स क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। वैसे करने से इतना ज़्यादा हैवी कैलकुलेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं, दिखा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है वो कैलकुलेशन दिखाना, पर कोई काम का नहीं है। मैंने आपको लॉजिक बता दिया, जितना फील्ड लाइन एंटर करेगा बाहर के लिए उतना एग्जिट करेगा, पर E.dA करके ही कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तब वैल्यू आपके पास वही ज़ीरो आएगा, राइट। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास दिस गॉस लॉ में कि आपके पास जब यहाँ पर टोटल फ्लक्स अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। बस ये याद रखें, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑल चार्जेस की वजह से होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ अफेक्टेड बाय 1 2 3 4 एंड 5, बट टोटल फ्लक्स जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं 4 और 5 की वजह से E.dA क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। बट
1, 2 और 3 की वजह से तो नहीं होगा, ये तो हमने अभी अभी प्रूफ कर दिया है, बिकॉज 1 की वजह से ई डॉट डी ए तो निकाल के ही तो प्रूफ किया है, ई डॉट डी ए ही से ही तो प्रूफ किया है। देख लो इनसाइड वाला पार्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको प्रूफ कैसे किया है, ई डॉट डी ए ही से ही तो प्रूफ किया है इनसाइड वाला पार्ट। तो 1, 2, 3 का तो मैंने इनसाइड वाला प्रूफ किया है अंदर से, बाहर वाला भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी इनका भी ई डॉट डी ए करेंगे। मतलब अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लिख भी दिए हैं, बोले कि ठीक है सर 2 सरफेसेस की वजह से करना है, तो आप सारा इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, तो चलो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द वेक्टर सम। मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर लिखा है, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ई वेक्टर, ये बेसिकली क्या है, वेक्टर सम है और तो कुछ नहीं है ना। दिस ई वेक्टर इक्वल्स E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर प्लस E5 वेक्टर, राइट, ऐसा ही तो है। तो जब आप यहाँ पर E डॉट डी ए करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट डी ए, तो इसका मतलब तो यही आएगा ना, अराउंड क्लोज्ड सरफेस से E1 वेक्टर डॉट डी ए फ्रॉम क्लोज्ड सरफेस प्लस E2 वेक्टर डॉट डी ए थ्रू क्लोज्ड सरफेस प्लस E3 वेक्टर डॉट डी ए थ्रू क्लोज्ड सरफेस प्लस E4 वेक्टर डॉट डी ए थ्रू क्लोज्ड सरफेस प्लस E5 वेक्टर डॉट डी ए थ्रू क्लोज्ड सरफेस। ये जो E1 वेक्टर का है ना, वैल्यू आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आपके पास आएगा Q1/ε0, इसका आंसर आपके पास आएगा -Q2/ε0, इसका आंसर आएगा Q3/ε0, इसका आंसर आएगा 0 और इसका आंसर आएगा 0। तो टोटल फ्लक्स सिर्फ क्या आ रहा है, Q1 - Q2 प्लस Q3/ε0। अभी आपको ये बात मैंने बताया। बाहर की वजह से फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसका प्रूफ अगर ई डॉट डी ए से किसी को चाहिए देन टेल मी, मैं उसको सेपरेटली प्रोवाइड कर दूंगा वो प्रूफ। बाकी ये आपके कोर्स, ये प्रूफ आपके कोर्स में है ही नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, राइट। दिस इज़ टोटल गॉस लॉ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया।